जब मूवी स्टार्ट होती है तो हम चार दोस्तों के ग्रुप को दिखते हैं। इस ग्रुप में तीन लड़के और एक लड़की होती है। ये ग्रुप एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। इनमें से एक लड़के का नाम माइक था। ये ग्रुप आपस में बात कर रहे होते हैं कि हेलोइन आ रहा है, क्यों ना हम लोगों को परेशान करें। माइक कहता है कि भाई मैं तो हमेशा की तरह जेकब को बुली करूंगा। जेकब एक बहुत इनोसेंट सा लड़का था जिसे हर साल जेकब तंग किया करता था। ये सुनकर उनकी फीमेल फ्रेंड उनको मना करती है, तुम लोगों को किसी को भी यूं तंग नहीं करना चाहिए। और जेकब की क्या गलती है जो उसे तुम लोग तंग करते हो हर साल। तो माइक जवाब देता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे सवाल में ही है। हम उसे हर साल तंग करते हैं और अब ये हमारी आदत हो गई है, हमें बहुत मजा आता है। वो लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मना करती है जो उसी ग्रुप में बैठा था कि तुम ऐसा मत करना, लेकिन जब माइक नहीं मानता तो वो वहां से उठकर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि माइक और उसका दोस्त खाना खा चुके होते हैं और फिर वो बिल पे करने मैनेजर के पास जाते हैं। तो उनका मैनेजर उनसे पूछता है कि हेलेन आ रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो माइक उससे कहता है कि हम एक लड़के को तंग करने वाले हैं जिससे हमें बहुत मजा आएगा। तो मैनेजर कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग उसे कैसे टॉर्चर करते हो। माइक कहता है नहीं, ये मेरे और मेरे दोस्तों का प्लान है। मैनेजर काफी रिक्वेस्ट करता है तो माइक मान जाता है। जेकब एक मेंटली इल लड़का था, उसका दिमाग सही से काम नहीं करता था और वो ज्यादा सोच भी नहीं सकता था। उसे कैंडीज खाना बहुत पसंद था और सबसे ज्यादा जो उसे कैंडी पसंद थी वो थी कॉर्न कैंडी, जिसे वो एक पंपकिन बास्केट में डाला करता था। वो एक फेस्टिवल में जाता है, असल में तो वो वहाँ वर्कर था। तो फेस्टिवल का ओनर उससे कहता है कि तुम पूरी मेहनत कर लगन से काम किया करो और याद रहे कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिससे तुम्हारी या मेरी इंसल्ट हो। शो शुरू बस होने ही वाला है, तुम अपनी तैयारी कर लो। लेकिन जेकब जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ उसे माइक और उसके दोस्त खड़े होते हैं, वो उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन जेकब अब ये सब बर्दाश्त करते करते तंग आ गया था। वो खुद को बचाने के लिए माइक को धक्का मार देता है और इस बात पर माइक को और गुस्सा आ जाता है और उसे और ज्यादा मारने लगता है। माइक के साथ साथ उसके दोस्त भी उसको मारते हैं, जिस वजह से जेकब वहीं मर जाता है। ये सब होता हुआ माइक की फीमेल फ्रेंड देख रही होती है, जो वहां छुप कर खड़ी देख रही थी। ये सब देखकर उसको कुछ होने लगता है और वो वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसके दोस्त जब घर जाते हैं तो उन्हें कोई पछतावा नहीं था कि उन्होंने किसी की जान ली थी, बल्कि उल्टा वो बोलते हैं कि जेकब की ही गलती है। हम तो हर साल उसे तंग करते हैं और वो हर साल चुपचाप बर्दाश्त करता है, तो इस बार उसने खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों की। उसने मुझे धक्का दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। और वही दूसरी तरफ माइक की वही फीमेल फ्रेंड बहुत बुरा फील कर रही होती है जेकब को लेकर। जब फेस्टिवल में ओनर ये देखता है कि जेकब को किसी ने मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे वर्कर को कोई ऐसे कैसे मार सकता है। वो दिल का एक अच्छा इंसान था। वो जेकब की बॉडी को उठाकर अंदर ले जाता है और उसके फेस पर कोई मास्क पहना देता है। उसके बाद वो कोई रिचुअल करने लगता है जिससे किसी की सोल उस जेकब की बॉडी के अंदर आ जाती है और अब जेकब फिर से जिंदा हो जाता है ताकि वो बदला ले सके उन लोगों से। दूसरी तरफ माइक की फीमेल फ्रेंड टाउन के पुलिस वाले के पास जाती है और उससे कहती है कि जेकब को किसी ने मारा है। पुलिस वाला कहता है ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ, पर जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती तब तक मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। पर तभी उस पुलिस वाले को पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में से एक उसका बेटा भी था, यानी माइक। उसको यकीन नहीं होता कि मैं टाउन का पुलिस वाला हूँ, मेरा बेटा ऐसी हरकत कर सकता है। वो सीधा उस फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और उसे पूछता है कि जेकब के साथ क्या हुआ है। तो वो ओनर उससे कहता है कि सबको गलत फहमी हो गई थी कि वो मर गया है, वो बस इंजर्ड हुआ था। अब मैंने उसे रेस्ट करने के लिए घर भेज दिया है। पुलिस वाला सीधा जेकब के घर जाता है और उसके घर का दरवाजा नॉक करने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तो वो वापस आ जाता है और फिर हम माइक की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं। उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है कि जेकब अभी जिंदा है। ये सुनकर उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि शुक्र है जेकब जिंदा है। फिर हम देखते हैं उस मैनेजर को
जिसने उन लड़कों के साथ मिलकर जेकब को मार डाला था। वो किसी को बता रहा होता है कि मेरी हेलोवीन बहुत अच्छी गुजरी, मैंने बहुत मजा किया। और इसके बाद वो वॉशरूम आता है जहां पर वही पंपकिन बास्केट पड़ी होती है जिसमें कॉर्न कैंडीज होती हैं। वो उसे खाने लगता है पर तभी वहां जेकब आ जाता है। जेकब उसको मार डालता है। इस जगह पुलिस वाला भी आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने लगता है। हर तरफ कैंडीज कॉर्न पड़ी हुई थी। जब पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि उस रात जेकब को तंग करने वालों में से ये मैनेजर भी था। तो उसे शक होने लगता है कि कहीं ये जेकब का ही तो काम नहीं है। वह माइक की फीमेल फ्रेंड भी थी जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आई हुई थी। तो वो फीमेल फ्रेंड जाकर माइक और उसके दोस्त को ये सब बताती है। तो माइक कहता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भला जेकब में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो उसका मर्डर कर सके, और अगर हिम्मत होती तो वो उस दिन खुद को जरूर बचा लेता। और जब तक रही मैनेजर की बात, उसका मर्डर उसके किसी दुश्मन ने किया होगा। बाकी सब भी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग माइक के दोस्त के घर से जाते हैं तो उसे अजीब सी चीजें महसूस होती हैं अपने घर में। वो आगे बढ़ के देखता है तो उसे भी वही पंपकिन बास्केट नजर आती है। वो बहुत हैरान होता है कि ये यहाँ कैसे, और इसी में ही जेकब उस पर अटैक कर देता है। वो उसको दीवार से लगाकर उसकी रीढ़ की हड्डी खींच लेता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले को शक हो जाता है कि ये मर्डर जेकब ही कर रहा है। तो वो दोबारा उससे फेस्टिवल ओनर के पास जाता है। तो वो कहता है कि मैंने आपको बताया तो है कि वो जख्मी था और मैंने उसे अपने घर रेस्ट करने के लिए भेजा है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि एक और पुलिस ऑफिसर आकर बताता है कि माइक के एक और दोस्त का मर्डर हो गया है। पुलिस वाला वहां जाकर देखता है तो उसे वहां भी कॉर्न कैंडीज मिलती हैं। अब पुलिस वाले का शक यकीन में बदल गया था। वो जेकब के घर जाता है पर वो उसे वहां नहीं मिलता। जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो वहां एक अजीब सी डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो बहुत पुरानी थी और जेकब की मदर की थी। पर इस बॉडी का इन सब मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। और अब पुलिस वाला खुद जेकब की तलाश में निकल पड़ता है और अपने बेटे माइक से कहता है कि तुम घर पर ही रहोगे, बाहर मत निकलना, बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। पुलिस वाला शहर में होने वाले सारे कार्निवल फेस्टिवल्स को रोक देता है और कहता है कि सब अपने घरों में ही रहेंगे। ये सुनकर सब गुस्सा होते हैं। उस फेस्टिवल के ओनर का जो स्टाफ था वो भी उस पर गुस्सा होता है कि कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रहे हो और ये सब भी आपका ही किया धरा है। अब हम कैसे कमाई करेंगे। तभी उनमें से एक आदमी, इसका नाम बिशप होता है, वो उस फेस्टिवल के ओनर से मिलता है और कहता है कि क्या तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, तुम जो भी कहोगे मैं उस पर बिलीव करूंगा। ओनर कहता है कि बिल्कुल मैं ठीक कर रहा हूँ। हम जैसे इनोसेंट और गरीब लोग हमेशा टॉर्चर होते हैं और माइक जैसे बड़े लोग हमें टॉर्चर करते हैं। ये उनकी आदत बन गई है दूसरों को सताना। असल में माइक और उसके फ्रेंड्स ने ही उसे मारा था। मैंने उसे बस जिंदा किया ताकि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। तो बताओ क्या गलत किया मैंने। इस पूरे स्टाफ को पता चल जाती है और वो सब एग्री होते हैं कि हम इस ओनर का साथ देंगे। ये सच कह रहा है, टॉर्चर करने वालों के खिलाफ कोई ना कोई कदम तो उठाना होगा। फिर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड एक जगह पर होते हैं। तो वो लड़की कुछ देर के लिए अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो देखती है कि उसके फ्रेंड की डेड बॉडी पड़ी है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया और इसी दौरान जेकब उसका पीछा करता है और उसकी जुबान बाहर खींच देता है जिसकी वजह से वो भी मर जाती है। पुलिस वाला भी वहां आता है जहां वो फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त था, चेक करने के लिए कि सब ठीक तो है। अंदर जाता है और देखता है कि दोनों मर गए हैं और वो पूरी बात समझ जाता है और वो माइक को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं, तुम बाहर मत निकलना कि अब जेकब का अगला टारगेट तुम हो। लेकिन माइक को तो गुस्सा आ जाता है और कार्निवल वाली जगह पर वो निकल जाता है वहां के ओनर से वो पूछ सके कि मसला क्या है। पर तभी वहां एक आदमी उसका सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देता है। पुलिस वाला जब घर पहुंचता है तो उसे अपना बेटा वहां नहीं मिलता। वो देखता है कि फेस्टिवल का ओनर वहां पर है। पुलिस वाला उस पर गन पॉइंट कर देता है और पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा। पर तभी बिशप पीछे से आता है और उसे बेहोश कर देता है।
फिर वो ओनर एक चाकू से उस पुलिस वाले का सर उसके जिस्म से अलग कर देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। अब हम माइक को देखते हैं। वो जब उठता है तो वो देखता है कि वो चेयर से बंधा हुआ है, उसके आसपास कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तभी वो दूर से पुलिस वाले की यानी अपने पापा की गाड़ी आते हुए देखता है, तो वो खुश हो जाता है कि मेरे फादर आ गए हैं मुझे बचाने के लिए। लेकिन ये तो उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि गाड़ी में उसके फादर नहीं थे, बल्कि हाँ, उसका सर जरूर उस गाड़ी पर था। वही कटा हुआ सर जो उस ओनर ने काटा था। माइक वो सर देखकर रोने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो भी मारा जाएगा। तभी जेकब उसके सामने आता है, उसके दोनों बाजू उसके जिस्म से अलग कर देता है और फिर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देता है और इसी तरह उसे टॉर्चर कर करके उसे मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फेस्टिवल ओनर को देखते हैं, जो किसी दूसरे शहर में अपने शो कर रहा था। वो वहां एक लड़की को नेकलेस देता है जो माइक के दांतों से बना हुआ था। उसे बता रहा होता है जेकब के बारे में। वो लड़की बोलती है कि मैं इस सब पर बिलीव नहीं करती, वो कैसे जिंदा हो गया और कैसे लोगों को मारता है। तो वो ओनर कहता है कि कुछ मासूम लोगों की बिला वजह जान ले लेते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए जेकब को जिंदा किया गया है। फिर लास्ट में हम देखते हैं जेकब अपने घर पर मास्क पहने बैठा हुआ है और वो अपनी कॉर्न कैंडीज खा रहा है। यही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर